नमस्कार, चले सत्संग बाय अजेशी टाइम्स के स्टूडियो से आज आपके बीच लेकर आई हूँ एक और सच जो आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। वो सच है हमारे पहाड़ का सच। मुद्दा ये नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों, मुद्दा ये है कि इस अभिशाप को हम सब झेल रहे हैं। वो सच है हमारे पहाड़ी मार्गों की बदहाली। पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनती हैं, चौड़ी होती हैं, पर क्या इन सड़कों को मानकीकरण के आधार पर बनाया जाता है? क्या पहाड़ी क्षेत्र में रोड की कटिंग से निकला मलबा डंपिंग जोन में डाला जाता है? नहीं, बल्कि वो मलबा ढलानों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जैव विविधता को हानि पहुंचती है तथा दिखाया यह जाता है कि रोड की चौड़ाई मानक अनुसार है, जबकि कटिंग का ही मलबा किनारे लगा दिया जाता है, जो कि बरसातों में पानी से भारी होकर टूट जाता है। इस समस्या से बचने के लिए रोड कैम्बर होनी चाहिए ताकि पानी रुके नहीं, और नाली पहाड़ी की तरफ होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहां रोड कटिंग के ऊपर मलबा लगातार गिरता हो, वहां सीमेंट गन का स्प्रे जालीनुमा पुस्ते पर किया जाना चाहिए। पर्वतीय रोड पर कांच के स्थान पर पुलिया होनी चाहिए, इससे बार बार होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ये देखिए, डेरिया खाल से बोटा के लिए बनी अभी नई सड़क है। बोटा गांव के ग्रामीण सुमन बोटियाल बताते हैं कि इस रोड में 5 जगह ऐसी हैं जो रोड की कटान के समय से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे कि यहाँ पर बरसात में जरूर कुछ समस्याएं आएंगी। एक ठीक रोड के शुरू होते ही डेरिया खाल के समय यहाँ पर रोड के ऊपर की जमीन बहुत कच्ची है, जो कि स्पष्ट थी। वहां पर कैंटोर में ऊपर से नीचे की ओर पुस्ते पड़ने चाहिए, जिससे सारा लोड सड़क के ऊपर बने अंतिम पुस्ते पर नहीं पड़ता। अगले 4 जगहों पर बरसात में बहुत तेज पानी, जो कि लैंसडाउन से व पहाड़ की घाटी में हुई बरसात से नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। उन 4 में से 2 जगह में कलवर्ट बना दिए, जो कि बरसात में वहां पर आने वाले पानी के हिसाब से बहुत छोटे थे, तो वह तो हमेशा टूटते ही रहेंगे। बाकी 2 जगहों पर जहां सबसे ज़्यादा पानी आता है, वहां पर उसे एक जगह रपटा बनाकर और दूसरी जगह रोड पर ही बहने के लिए छोड़ दिया, जबकि इन जगहों पर पुल बनने चाहिए कि जिससे पानी अपने नेचुरल फ्लो में बहता और भूमि कटाव भी नहीं है। अब आप देखिए, वीडियो 2 में हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हिस्सा बहा है, यह इसलिए बहा है कि जो इससे पहले रोड काटी गई, उसमें ऊपर पहाड़ से रिसकर आने वाली पानी को नाली बनाकर कलवर्ट में नहीं भेजा गया, बल्कि वह सीधे रोड में ही बहने लगा, और जो भी मिट्टी रेत उसके साथ आई वह रोड पर आ गई। साथ ही रोड के किनारों को ठेकेदार द्वारा रोड के कटान में जो मिट्टी निकाली उसे नीचे की तरफ फेंक दिया गया। इससे क्या हुआ कि रोड तो मानकों के हिसाब से चौड़ी दिखने लगी, लेकिन बरसात में आने पर वह मिट्टी बह गई और साथ में पहाड़ को भी तोड़ दी गई। कलवर्ट की चौड़ाई इतनी नहीं थी कि वह इस तेज बरसाती गदेरे के पानी को पर्याप्त रास्ता दे सके, तो वह भी रोड से मिट्टी बह गई और साथ में पहाड़ को भी तोड़ दी गई। कलवर्ट की चौड़ाई इतनी नहीं थी कि वह इस तेज बरसाती गदेरे के पानी को पर्याप्त रास्ता दे सके, तो वह भी रोड से होकर बहने लगी और रोड के किनारों को तोड़ दी गई। होता क्या है कि जो मिट्टी रोड के कटान से निकलती है, उसको मानकों के हिसाब से एक अलग जगह कहीं दूर डंपिंग जोन बनाया जाता है, जहां फेंकने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया जाता है, जिससे जो प्राकृतिक रास्ता वर्षों से इन गदेरों द्वारा इनके प्राकृतिक बहाव के लिए बना होता है, वह मिट्टी से भर जाते हैं और तेज बरसात में पानी अपने लिए दूसरा रास्ता बनाने लगता है। उससे भूस्खलन तो होता ही है, साथ में जो मिट्टी नीचे फेंक दी जाती है वह भी इस पानी के साथ मिलकर रौद्र रूप धारण कर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये पूरा का पूरा काम करने वालों की गलती के कारण होता है। अब ये आप देखिए, वीडियो 3 में यहाँ पर बरसाती नाले के लिए कोई कलवर्ट नहीं बनाया गया, इसलिए रोड पर ही बहने से पानी पूरी रोड को बहा ले गया। यहाँ देखिए आप दूसरी वीडियो में, ये पूरा झरना रोड के ऊपर ही गिरता है, जिससे ये गड्ढा हो गया है और ये बारिश के दौरान बहुत तेज होता है। ये 5वीं वीडियो देखिए, जो कि आपको ये बताने के लिए पर्याप्त होगी कि रोड कैसे सुरक्षित रह सकती है। ये जो आप पूरी रोड देख रहे हैं, वो लैंसडाउन के डेरिया खाल से ग्राम बोटा की रोड है, जो कि 2.5 किलोमीटर रोड है, और ये डेरिया खाल मोड़ है, यहाँ से रोड निकली है। अब ये आप अगली वीडियो में देखिए, ध्यान से देखिए कि आप किस तरीके से, अगर कोई भी सही काम करने वाले हों, तो वो किस तरीके से इस रोड को सुरक्षित रख सकते थे। ये वीडियो आपको आसानी से यह दर्शा सकती है पहाड़ की सड़कों को बनाने के लिए किस तरह का प्रावधान करें कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें। पहाड़ों पर सड़कें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं ये तो हमने जाना, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये सड़कें सुरक्षित बनाई जा सकती हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन तो होगा ही। तो चलते हैं हम लोग जियोलॉजी के प्रोफेसर
जिन्हें की हिमालयन जोन की बहुत अच्छे से जानकारी है। चलिए हम स्टूडियो से आप लोगों को लेकर चलते हैं ऐसे ही एक छोटे से इंटरव्यू में, जहाँ की आपको पता चलेगा कि सड़कें किस तरीके से बनाई जानी चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी जी का, जो कि MSc हैं जियोलॉजी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। PhD आपने की है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपने DBS PG कॉलेज देहरादून ज्वाइन किया 1976 में एज ए लेक्चरर, एंड आप रिटायर हुए हैं 2008 में एज ए प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी। स्पेशलाइजेशन आपका है हिमालयन जियोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी और सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में। यही बात आपको खास बनाती है, क्योंकि हमारा आज का जो मुद्दा है वो है पहाड़ पर सड़कें, जहां पर कि लैंडस्लाइड होता है। जब भी सड़कें बनती है या उनको चौड़ा करा जाता है या उनमें और सुविधाएं देने की प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड होता है। नई नई सड़कें बनती है और वो वापस वैसे के वैसे ही हालात में पहुंच जाती हैं जैसी वो पहले थी। तो इसी विषय में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे स्टूडियो अजयची टाइम्स चले सस्तक में। हम जानना चाहेंगे सर कि क्यों पहाड़ में लैंडस्लाइड हो जाते हैं जब सड़कों के लिए कटिंग होती है? क्या इसका सॉल्यूशन जियोलॉजी में है? बिल्कुल है, सॉल्यूशन है, समस्या है और उसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि जो निर्माण कार्य है, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जब करते हैं, हिमालय में करें चाहे और कहीं भी करें, तो सबसे पहले तो जमीन का अध्ययन करना पड़ता है। और निर्माण कार्य करने के लिए, चाहे वो बांध बनाना हो, पुल बनाना हो, सुरंग बनानी हो, सड़क बनानी हो या मकान भी बनाने हो, तो हर हालत में जमीन का अध्ययन तो सबसे अधिक आवश्यक है। और जमीन का अध्ययन किए बिना अन्य कारणों से यदि कोई रचना कर दी जाती है या कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो अब बांध जैसा काम होता है, उसमें तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो उस समय भूविज्ञानियों की पूरी टीम होती है, बड़ा व्यवस्था होती है और पूरा अध्ययन होता है, उसके बाद शुरू करते हैं। लेकिन सड़क बनाने जैसे छोटे मामले में लोग सोचते हैं कि ये काम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और इसको किया जा सकता है, और दूसरे कंसिडरेशन आ जाते हैं कि अगर सड़क मान लीजिए 5-7 साल बाद टूट भी गई तो कोई बात नहीं, फिर से बनाने में पैसा मिलेगा, फिर खर्च करेंगे, फिर कमाएंगे। तो इन सब बातों के कारण स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुत जरूरी है कि अध्ययन किया जाए सड़क बनाने का। सड़क का कौन सी दिशा होगी, किस रास्ते से जाएगी। सड़क पहाड़ का रास्ता है, हिमालय है, तो स्वाभाविक रूप से हिमालय के टोपोग्राफी, माने कहाँ पर कितना ढाल है, कहाँ से पानी आता है, किधर से पानी के स्रोत बह रहे हैं, इन सब बातों का की जानकारी होना जरूरी है। फिर मिट्टी, उसके बाद उसके नीचे की शिलाएं कई कमजोर होती हैं, कहीं मजबूत होती हैं, तो कैसी शिलाएं हैं, और उसके बाद शिलाओं की रचना, माने शिलाएं खड़ी हैं या झुकी हैं तो किस कोण पर झुकी हैं, किधर की तरफ झुकी हैं, मोड़ है कि नहीं है, फॉल्ट है कि नहीं है। इन सब बातों का जब तक पूरा नक्शा नहीं बना दिया जाता, तब तक जियोलॉजिस्ट कभी बताता नहीं कि ये सड़क इस रास्ते से इस प्रकार से बनाई जा सकती है, या वो बताता है कि कैसे बनाई जाए, कि किस प्रकार से बनाई जाए। तो इतनी सब चीजों का ध्यान अगर न रखा जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क ऊपर बन जाती है और नीचे से मिट्टी कटती रहती है, और नीचे से मिट्टी कटने के बाद कुछ समय बाद पता लगता है सड़क नीचे उतर आई। तो ये जो आपने अभी लैंडस्लाइड की बात की, ये लैंडस्लाइड तो हिमालय में होती ही है, और बहुत स्थान पर, अब मैं उदाहरण दूं आपको, तो ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच का जितना पत्थर है सारा फाइलाइट नाम का पत्थर है, और फाइलाइट पत्थर बहुत ही कमजोर होता है। तो कमजोर पत्थर के जगह पर वो बहुत जल्दी मिट्टी हो जाता है। तो अब वहां पर अगर हमको इसलिए पता है कि ब्यासी वगैरह में इतनी लैंडस्लाइड अक्सर होती रहती है कि रास्ते हमेशा बंद रहते हैं। बरसात के दिनों में तो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। तो इन सब चीजों का विचार किए बिना अगर कोई करेगा तो स्वाभाविक रूप से गड़बड़ होगी और गलतियां होंगी। तो ये बहुत जरूरी है।
तो सर क्या ये कहा जाए कि अगर जियोलॉजी के हिसाब से सड़कें बनाई जाएं तो क्या ऐसी कोई जगह है या ऐसे कोई रास्ते होंगे जहां पर सड़कें बन ही नहीं पाएंगी, या जियोलॉजी के नियमों अनुसार सड़कें बनाई जाएंगी तो लैंडस्लाइड नहीं होगा? हाँ, जियोलॉजी के नियमों के अनुसार बनाई जाएंगी तो हम बहुत अधिक मात्रा में रोक सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है तो लैंडस्लाइड के बहुत सारे कारण होते हैं। जी। तो उन सारे कारणों का अध्ययन पूरे एरिया का स्टडी जब करता है वो जियोलॉजिस्ट, मैप बनाता है, तो वो उन सारे कारणों पर विचार करता है। तो स्वाभाविक रूप से यदि कोई कच्चा पत्थर बीच में आया है या कच्ची मिट्टी आई है तो पूरी हटवा करके जब कठोर मिट्टी आ जाएगी वहां पर काम शुरू करवाएगा। तो ये सब बातें अगर देखी जाए तो स्वाभाविक रूप से रास्ते बन सकते हैं। रास्ते तो बनाने ही हैं, रास्ते बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आखिरकार जब रास्ते नहीं थे 1962 से पहले, तो चीन ने जब हमला किया तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि हमारी सेनाएं जा नहीं सकती थी। तो जब सेनाएं जानी है, टैंक जाने हैं, बड़े बड़े हथियार जाने हैं, शस्त्रास्त्र जाने हैं, तो रास्ते तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन रास्ते बनाने के पहले या रास्ते बनाने के साथ साथ अगर वैज्ञानिक जांच पूरी तरह से की जाए तो रास्ते सुरक्षित बनेंगे और निश्चित रूप से बनेंगे। और बहुत बार आजकल पहाड़ में तो घुमावदार रास्ते बनते हैं, लेकिन अब नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें सुरंगें बनाने की सुविधा है। तो सुरंगें बनाएंगे तो पहाड़ ऊपर से नहीं कटेगा, अंदर अंदर से काट के हम अंदर से उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जी। तो ऐसे अनेक बातें हो सकती हैं जिससे कि हम लैंडस्लाइड से भी बच सकते हैं और दूसरे खतरों से भी बच सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये पूरा एक डिवीजन है, पूरा एक विषय है। सिविल इंजीनियरिंग के हर कॉलेज में पहले साल जियोलॉजी पढ़ाई जाती है। जी। तो वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि उनको आगे चल करके यही जमीन पे काम करना है, तो उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो है वो पूरा एक विषय है और वो इसी बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में कैसे काम किया जाए। तो किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया जा सकता, लेकिन अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि सिविल इंजीनियर्स को जियोलॉजी पढ़ाई जाती है और वही लोग शायद ये सड़कें बनाने में सहयोग करते हैं, तो फिर उनकी जानकारी या उनकी ज्ञान कहाँ पर कम पड़ जाता है कि लैंडस्लाइड होते हैं और सड़कें बार बार बनानी पड़ती है? देखिए, ये प्रश्न तो आपका थोड़ा सा अनेक मुद्दे होते हैं, अनेक मुद्दे होते हैं। अब ये मैं कैसे बोलूं कि क्या क्या मुद्दे होते हैं, लेकिन बहुत से नॉन टेक्निकल मुद्दे होते हैं। सिविल इंजीनियर को पढ़ाया जाता है, वो अपनी जगह वो बात सही है, लेकिन उसने उस ज्ञान के कारण अगर कह दिया कि ये नहीं बन सकता, तो क्या बनाने वाले जो हैं वो उसकी बात मानते हैं क्या? बिल्कुल। या अगर उसने कहा कि इसका अधिक अध्ययन होना चाहिए, तो क्या अधिक अध्ययन करने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो करने के लिए और काम रोकने के लिए तैयार है क्या कोई? ये दूसरे सारे मुद्दे आते हैं। इन सब मुद्दों को हम नॉन टेक्निकल कहते हैं, नॉन टेक्निकल मुद्दे हैं, तो वो रहेंगे। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि मानवता और मानवीयता के आगे ये मुद्दे ज्यादा बड़े हैं जिन पर की ध्यान नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से मानवता का मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए और सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और कोई इंजीनियर अगर ये कहता है कि मैं इस मुद्दे को ध्यान में नहीं रखता हूं तो गलत करता है। लेकिन अगर इंजीनियर सुझाव दे सकता है, सलाह दे सकता है, बता सकता है, लेकिन निर्णय करने वाला वो नहीं होता। तो निर्णय करने में जो अन्य अनेक मुद्दे आते हैं सामने, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, गांव के लोगों का प्रेशर हो या अन्य दूसरे मुद्दे हो, या ये सड़क हमारे ही गांव से जानी चाहिए, इस प्रकार अगर वो वहां का पहाड़ उचित नहीं है तब भी जानी चाहिए, ऐसे अगर मुद्दे आते हो तो इंजीनियर या क्या करेगा? ये व्यावहारिक बातें हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। जब समस्या आती है तब फिर जियोलॉजिस्ट पे पहुंचते हैं लोग कि अरे ये अब आप देखिए कालियासौड़ में हर बार लैंडस्लाइड होती है, उसको रोकने का तरीका क्या इंजीनियरिंग जियोलॉजी वालों ने बताया नहीं है? बताया है जी। या लंबी धार में लैंडस्लाइड होती है, तो जहां लैंडस्लाइड होती है वहां के कारणों का पता है। जी। मैंने देवप्रयाग से लेकर के बद्रीनाथ तक सारे लैंडस्लाइड का एक बार अध्ययन किया था। जी। और
हमारे यहाँ एक डीबीएस कॉलेज में डॉक्टर बहुकंडी थे, उनका पीएचडी लैंडस्लाइड पर है, जी इस अलकनंदा वैली के लैंडस्लाइड पर। जी तो लैंडस्लाइड के कारण और उनका निवारण, ये दोनों वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक लोग करते हैं, जानते हैं, और उनका उपयोग मुसीबत आने के बाद करते हैं लोग, उसके पहले नहीं करते। एक बार लैंडस्लाइड हो जाए तब फिर पूछते हैं जियोलॉजिस्ट से कि आप क्या करें। उनके पहले बताए हुए उपायों का उपयोग नहीं किया जाता, ये एक मुसीबत है या कठिनाई है। जी सर, तो मीन्स हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, लैंडस्लाइड होगी और जियोलॉजिस्ट से पूछा जाएगा और उनकी दी हुई सलाह को नकार दिया जाएगा और लगातार यही होता रहेगा, बार बार सड़कें बनेंगी, नहीं, लैंडस्लाइड होगा। और स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं, बल्कि देखिए लैंडस्लाइड जहाँ होती है स्लोप के ऊपर, तो अभी इंजीनियरिंग जियोलॉजी वालों ने ऐसे तरीके बताए हैं कि हम नदी के ऊपर खंबे बना करके और नदी के ऊपर से रास्ता निकाल दें और पहाड़ को, स्लोप को न काटें। जी थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, तो अगर इस प्रकार का विचार किया जाए कि थोड़ा सा खर्च ज्यादा करते हुए भी, लेकिन हमेशा की अगर समस्या से समाधान मिल जाए तो उसका उपयोग करना चाहिए। जी और इस बात की जागरूकता, आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है कि जिससे जनता में जागरूकता पैदा होगी। अगर जनता का दबाव बढ़ेगा, सामान्य जन का दबाव बढ़ेगा, तो जो निर्णय करने वाले हैं वो भी स्वाभाविक रूप से तकनीकी सहयोग की बात, तकनीकी रिपोर्ट के बाद ही काम करेंगे। और अभी हो रहा है उत्तराखंड में, अभी हर प्रकार के नए कंस्ट्रक्शन के लिए जियोलॉजिस्ट की सलाह मांगी जाती है। नियम तो है जी वो, लेकिन वो नियम वैसा ही है जैसा कि मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए मांगा जाता है। वो जिस प्रकार से मोहर लग जाती है, वैसे मोहर अगर लग जाती होगी तब तो बात गड़बड़ है। अब भूकंप रोधी भवन बनाने हैं, तो भूकंप रोधी भवन बनते हैं, बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें बना रहे हैं, और वो फॉल्ट या थ्रस्ट की जगह पर बना रहे हैं, बन रही हैं देहरादून में। तो वो कभी ना कभी तो थ्रस्ट आएगा। नदी में अगर मकान बनाएंगे तो कभी ना कभी तो मंदाकिनी की तरह की बाढ़ आएगी, और जब आएगी तब कहेंगे कि ये जियोलॉजिस्ट ने क्या बताया। जियोलॉजिस्ट तो बताते रहते हैं जी, उनकी बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो मुश्किल है। बिल्कुल सर, जियोलॉजिस्ट की सलाह लेना और उसको मानना, दोनों ही बातों में बहुत अंतर है। सलाह लेकर उस पर अमल करना चाहिए, अमल नहीं किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो सलाह ही बेकार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर होने के लिए, उपस्थित होकर हमारे दर्शकों को एक सही जानकारी देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हर बार मुद्दा होता है और शायद आगे भी होता रहेगा, ये लैंडस्लाइड का, सड़कें टूटने का। बहुत सारी कमियां हैं, सड़कें क्यों नहीं बन पाती, सड़कों में क्या कमी है, हमने अपने दर्शकों को संपूर्ण तरीके से बताया है। और फिर मिलते हैं सर आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम अपने स्टूडियो से डॉक्टर एमएन जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उनकी जानकारी आप लोगों को दी गई और इसी तरीके से हम आपको जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। और अब मैं अंत में आभार व्यक्त करती हूँ बोटा निवासी श्री सुमन बौटियाल जी का, श्री रत्नेश बौटियाल जी का, श्री सुमित बौटियाल जी का, जिन्होंने पहाड़ों में बनने वाली नई रोड पर बरसात में भू कटाव के कारणों को अपने गांव की रोड से मिली व्यवहारिक जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ साझा किया। और साथ ही साथ आशा करते हैं कि आने वाली बरसात से पहले स्थानीय पीडब्ल्यूडी इन कारणों के तकनीकी पहलू को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निस्तारण भी कर लेगी। धन्यवाद। मैं विजयश्री वंदिता, चले सच तक, बाय अजीत टाइम्स।